आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। आज अपना एवरेज जो है ना, वो हो जाएगा खत्म। पिंकी राव, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई जल्दी से। कंचन सैनी, गुड इवनिंग। सॉरी कंचन, उस दिन मैं आपके मैसेज है ना देख नहीं पाया, क्योंकि आपने सिंपल टेक्स्ट कर दिया था, तो सिंपल टेक्स्ट में मतलब देख नहीं पाते ना वो। मैं मतलब मेरे पास में नोटिफिकेशन आती नहीं है सिंपल टेक्स्ट की। सिंपल जो टेक्स्ट मैसेज करते हो ना आप, तो उनके मेरे पास में नोटिफिकेशन नहीं आती, इसलिए मैं देख नहीं पाया था उस दिन। बाद में देखा मैंने अगले दिन। तो ठीक है, तो ऐसा मतलब होता है कभी कभी। वंदना, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। चलो आज है ना अपना एवरेज जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक के किसी को डाउट है तो बताओ। वंदना को डाउट था तो वंदना को एक बार अलग से करवा देंगे। ठीक है, कुछ डाउट थे वंदना के, तो वंदना को बाद में करवा देंगे। तब तक किसी और भाई को या फिर किसी बहन को डाउट है तो बताओ। ठीक है, कर दे स्टार्ट। कर दे स्टार्ट। सज्जन भाई, राम राम। हाँ, लाइक तो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लाइक तो कर दिया करो। अब आ जाओ भाई, हम करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या बोला है? हमारे पास में चार संख्याएं हैं ए बी सी डी। उनका औसत दे रखा है 40। और चार संख्याएं हमें दे रखी ए बी ई और एफ। उनका औसत भी क्या है? 40 है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो पहली बात तो ये कि भाई यहां पर हमें एक बात पता लगी कि ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, इसका औसत अगर 40 है तो ये संख्याओं का योग कितना होगा? तो 40 तो यहाँ पे औसत है और ये संख्याएं कितनी? चार हैं। तो मतलब इसका जो योग होगा वो 160 होगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करें अगले वाले केस के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में ए प्लस में बी प्लस में ई प्लस में एफ बराबर होगा कितना? 40 औसत है और चार संख्याएं मतलब 160 के बराबर होगा। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी तो बराबर आपस में पहले से दे रखे हैं, तो काट दो इनको। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आएगी कि सी प्लस डी दोनों के दोनों का योग जो होगा ना, वो ई प्लस एफ के योग के बराबर आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि ए प्लस बी जो है ना, नॉट इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, सत्य बात बतानी है कि सत्य कौन सा है। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। या फिर देखो अगले वाले केस में क्या बोला है कि सी प्लस डी नोट इज इक्वल टू ई प्लस एफ। तो यार यहाँ पे तो हमारा आया है क्या? बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे तो क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि भाई ये नॉट इज इक्वल टू। तो ये पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी। ये दोनों हमने चेक कर लिए, दोनों के दोनों ऑप्शन जो है ना वो गलत हैं। अब देखिए भाई, अब अगले केस में बोला है क्या कि C बराबर E और D बराबर F। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना भाई, ये डी वाला ऑप्शन तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो क्या पता सी की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 आई। सुनो मेरी बात को, सी की वैल्यू मान लो 10 आए और डी की वैल्यू मान लो 12 आए और ई की वैल्यू मान लो क्या आ जाए? 3 आ जाए। और एफ की वैल्यू क्या आ जाए? एफ की वैल्यू क्या आ जाए? तो यहाँ पे 22 बनता है ना, तो यहाँ पे 19 आ जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या है? क्या है भाई? यहाँ पर ना तो ये सी बराबर ई बराबर डी कोई सा नहीं है, ना ये मतलब जरूरी नहीं है। नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है भाई। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसी हिसाब से ई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है भाई, और एफ की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ये आपस में क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं।
ठीक है, यहाँ पर इनका योग तो बराबर आएगा, सी प्लस डी का जो योग है ना वो 15 25 ही मतलब 22 ही आएगा, यहाँ पर भी 22 ही आएगा, लेकिन जो वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है। क्या पता ई की जगह एक आ जाए, है भाई, ई की जगह पे क्या एक आ जाए, ई की जगह आ जाए एक और एफ की जगह आ जाए 21, तो भी तो 22 बन जाएगा, तो भी तो 22 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीजें समझो आप, मतलब सी और डी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और ई और एफ की भी कुछ भी हो सकती है, तो हमारे पास में नन ऑफ देज इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई यहाँ पे। अगला देखिए भाई, अगला देखिए आज मैं आपके लिए ना एक हरियाणा जीके की किताब तैयार कर रहा था, मतलब शुरुआत आज कर दी है। आज तारीख कितनी हो गई, 16 नवंबर। आज मैंने है ना शुरुआत कर दी है आपके लिए हरियाणा जीएस की किताब जो है वो लिखी जा रही है, और बहुत ही शानदार किताब होगी भाई। अभी तक मार्केट में है ना ऐसी किताब शायद आपने नहीं देखी होगी, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ। उसके अंदर क्या है, मतलब कि आप हरियाणा जीएस जो वहाँ से पढ़ लोगे ना, अभी टाइम लगेगा उस बुक में, आज से ही शुरुआत की है, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन वो जीएस की जो हरियाणा जीएस की जो बुक आएगी ना वो इतनी खतरनाक बुक आएगी, एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा जल्दी से भूलोगे नहीं। मतलब कि उसमें कोशिश की गई है कि सारी चीज़ें जो है ना आपको माइंड में एक ट्रिक से याद करवाई जाए, मतलब पूरी की पूरी हरियाणा जीएस जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें होगी। और आज से शुरुआत हो चुकी है, शायद टाइम लगेगा अभी करीब शायद 2 या 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है, 2 या 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो बुक जो है सबसे खतरनाक होगी। बाद में उसको बाद में मार्केट में भी उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत आज कर दी थी मैंने, तो बाकी चीज़ें मैं आपको जब जैसे भी बुक जो है ना वो अपनी पूरी तैयार होते ही मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी के लिए एक बढ़िया अपडेट है, मतलब आने वाले सीईटी के एग्ज़ाम जो होंगे ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही वो आ जाएगी शायद। और एक बात और बता देता हूँ, उस बुक से आप मतलब मुश्किल से 10 दिन में पूरी हरियाणा जीके पढ़ लोगे, 10 दिन में पूरी हरियाणा जीके पढ़ लोगे, ठीक है भाई। तो वो हरियाणा हरियाणा वालों के लिए है ना। तो श्रीनिवास भाई हेलो, तो अब करते हैं क्वेश्चंस। ये एक अपडेट थी मैंने आपको बता दी। अब देखिए भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 लड़कों के समूह की औसत आयु जो है ना वो 13 साल है। जब 2 और लड़के समूह में आए तो समूह की औसत आयु जो है ना वो 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। हमने क्या किया था, यहाँ पे 13 लड़के थे, अब 2 और आ गए, तो नए आने की वजह से 15 लड़के हो गए टोटल। और औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो औसत में 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो 15 × 2, मतलब हर एक बच्चे की उम्र 2 2 बड़ी होगी। तो 15 × 2 बराबर 30। तो 30 साल जो है ना वो हमारे पास में उम्र जो है वो एक्स्ट्रा आई है। तो जो दोनों लड़के आए हैं ना उनकी उम्रों का योग जो है ना वो 30 साल है। तो यहाँ पर आप सीधे 2 सेकंड में कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे आराम से। और अगर आपको बेसिक तरीके से करना है, समझ में आया या नहीं आया, मैं दोबारा करवाता हूँ, ठीक है, दोबारा करवाता हूँ। मुझे पता है कि 1 2 स्टूडेंट को डाउट है, तो मैं दोबारा करवाता हूँ। देखो भाई सुनो आराम से। 13 लड़कों के एक समूह का औसत जो है ना वो 13 साल है। 2 लड़के आए, 2 लड़के आने से क्या हुआ, औसत जो है ना वो 2 साल बढ़ गई। तो पहले औसत कितना था, 3 साल, लेकिन अब कितना बढ़ गया, मतलब कि 2 साल बढ़ गया। तो मतलब पहले से बढ़ोतरी जो हुई ना 2 साल की हुई है। 2 साल की जो बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट पहले 13 थे और 2 और आगे मार्केट में, मतलब 15 स्टूडेंट हो गए ना भाई। तो अब क्या था, पहले 13 था और अब 2, मतलब 15 साल हो गई उम्र, 15 साल उम्र हो गई। और 15 मतलब सॉरी 15 बच्चे हो गए ना, ये 15 बच्चे हो गए, 15 15 साल इनकी उम्र हो गई एक तरीके से, ठीक है। 15 ही बच्चे हो गए और 15 15 साल इनकी उम्र हो गई। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, बढ़ोतरी हुई है 2 साल की। तो ये 15 बच्चे हैं ना भाई, 15 बच्चों में जो बढ़ोतरी हुई है, हर एक बच्चे में 2 2 साल की बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि यहाँ पे 30 साल बढ़ गई। मतलब की बात है 15 × 2, 15 × 2 मतलब 30 साल यहाँ पर बढ़ गई। 30 साल बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2 लड़के नए आए थे, तो यहाँ पे 30 साल हमारा राइट आंसर है। ये तो है अपना शॉर्टकट मेथड। और सिंपल क्या है, सिंपल आप ऐसे करोगे, 13 लड़कों के समूह का औसत था 13, तो 13 × 13 होगा कुल आयु। उसके बाद में 2 लड़के आए, हमें नहीं पता उनका वजन कितना है, हमने ए मान लिया, दोनों का वजन मान लिया हमने ए, डिवाइड बाई कितना, तो डिवाइड में अब संख्या हो जाएगी भाई 15,
और जो औसत जो था ना वो पहले था 13 और अब हो गया 2, तो 13 और 2 कितना 15, नया औसत हो गया 15। तो यहाँ से आप एल वैल्यू निकालोगे तो आराम से निकाल लोगे। तो 169 प्लस में ए बराबर यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर अपना नरेंद्र भाई गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 225, है ना, कुछ गलती कर दी क्या? 13 गुणा में 13 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में ए आ गया। हाँ सही तो कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। 13 लड़कों के समूह की औसत आयु है 13 साल। 13 गुणा 13 कर लिया हमने, ये हमारे पास में पहले की उम्र आ गई, ठीक है। अब दो लड़के आए हैं, दोनों की उम्र हमने मान ली ए थी, तो यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास में आ गया डिवाइड बाई 15, ठीक है। और हमारे पास में जो औसत उम्र है ना वो पहले 13 साल थी, अब होगी 15। तो सही कर रहे हैं ना अभी तक तो। चलो देखते हैं, है ना, मुझे कुछ लगा कुछ गड़बड़ है। ए बराबर तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 169 में से माइनस कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो आप इसमें से माइनस करोगे 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 56। तो ए की वैल्यू 56 कैसे आई भाई, ए की वैल्यू 56 कैसे आई है, मतलब 56 इसका आंसर आएगा। रुकना भाई, इस क्वेश्चन को एक बार रुकना, हमने उस वाले में तरीके में कुछ गलती कर दी शायद, है ना। 56 इसका आंसर आएगा, रुकना एक बार, इसको पहले वाला तरीका देखते हैं, दोबारा से करते हैं ना। 56 आएगा इसका आंसर भाई, इसका 56 इसका आंसर आएगा। पहले हमने कुछ गलती करी है। देखो भाई 13 लड़कों के समूह का औसत आयु थी 13 साल, तो भाई औसत उम्र है 13 साल। जब दो लड़के समूह में आए तो समूह की औसत जो है ना वो 2 वर्ष बढ़ गई। तो हमारे पास में 13 लड़के थे पहले, और अब क्या है, अब हो जाएंगे हमारे पास में 2 लड़के और बढ़ गए, मतलब 15 लड़के हो गए हमारे पास, 15 लड़के हो गए। और हमारे पास में औसत कितना हो गया, तो औसत पहले 13 था और अब हो गया 15। तो यहाँ पे 13 औसत पहले था और अब हो गया 2, मतलब 15 गुणा 15 हो गया। तो 15 गुणा 15 मतलब 225, तो यहाँ पे 225 आ गया भाई, ठीक है, 225 आ गया। और पहले कितना था, तो पहले था भाई 13 लड़के थे और 13 वर्ष थी, तो 13 गुणा 13 मतलब 169, है ना, सही है, 56 आएगा। 169 मतलब 56 आएगा भाई, 56 आएगा भाई, ठीक है, 56 आएगा। पहले हमने गलत कर दिया था, 56 ही आएगा, इस तरीके से भी 56 ही आएगा। देखो सुनो मेरी बात को, 56 आएगा भाई, कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी थी। देखो 13 लड़के हैं, उसमें अगर 2 लड़के आते हैं नए, 2 लड़के नए आए तो टोटल कितने लड़के हो गए, 15 हो गए भाई, टोटल लड़के हो गए हमारे पास 15। और औसत कितना, पहले 13 साल था और 2 साल बढ़ गया, तो यहाँ पे औसत हो गया 15। 15 से मल्टीप्लाई करोगे सम आएगा 225, सम आ जाएगा 225, ठीक है, सम आएगा 225। और पहले कितना था, तो पहले था हमारे पास में 13 लड़के थे और 13 ही उनकी औसत उम्र थी, तो यहाँ पे हमारे पास में था 169। तो यहाँ पे इनका माइनस करोगे ना तो 56 ही आएगा भाई, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 56 ही आएगा, पहले वाले तरीके से भी और दूसरे वाले तरीके से भी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाई, क्या करिए पिंकी करिए, 15 गुणा में 2, 30 ही तो बड़ी हुई है। देखो मेरी बात सुनो, 13 लड़के थे, उनकी औसत उम्र दे रखी है, अब 2 लड़के और आए हैं ना, तो उनकी औसत जो है वो 2 वर्ष बढ़ गई। तो लड़के कितने आए हैं मार्केट में, लड़के आए हैं 2 और, तो संख्या कितनी होगी, 15 हो गई संख्या, मतलब बच्चों की संख्या 15 हो गई और नई उम्र होगी 15। तो कुल सम कितना आएगा, कुल सम कितना आएगा भाई, 15 गुणा 15 ही तो आएगा, अरे 15 गुणा 15 ही तो आएगा, कुल सम 225 नहीं आएगा, 225 ही तो आएगा। और यहां पर अगर हम बात करें पहले की, तो पहले 13 लड़के थे और 13 ही उनकी औसत उम्र थी, तो 169 थी। तो यहाँ पे जो नए लड़के आए हैं उनका जो कितना आएगा, तो उनकी आप निकालोगे तो 56 तो आएगा, 56 आएगा भाई, 56 आएगा, ठीक है। हमें दोनों लड़कों की उम्र पूछे तो 56 आएगी हमारे पास में, और जो आप बता रहे हो 30 साल है, सुनो मेरी बात, जो आप 30 साल बता रहे हो ना वो ये है, देखो हमने जो किया था ना, अभी देखो मैं तो बताता हूँ आपको, सुनो मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, आप ध्यान से सुनना एक बार, है ना, आपका डाउट क्लियर करता हूँ पिंकी। देखो आपने सोचा 13 लड़के हैं यहाँ पे, हमारे पास में 13 लड़के थे और इनकी जो औसत उम्र थी 13 साल थी,
दो लड़के और आए, दो लड़के और आए तो हमारे पास में ये बच्चे हो गए 15। और उनके पास में जो ये दो लड़के आए हैं ना, जिसकी वजह से जो उम्र है वो 2 वर्ष बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई। सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर जो 15 से 2 वर्ष से करोगे तो आप 30 साल आएगा हमारा। तो ये 30 साल जो है ना, ये दोनों की उम्र नहीं आएगी, एक की आएगी। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, दो दो मतलब 2 वर्ष जो बड़ा है ना, वो 15 बच्चों में बड़ा, तो एक बच्चे की उम्र है 30 साल, दोनों की हो जाएगी 60 साल। ठीक है, दोनों की हो जाएगी 60 साल। सुनना मेरी बात को, अगर यहाँ पे बढ़ोतरी है ना, यहाँ पे 60 साल की हुई है, लेकिन दो बच्चे बड़े हैं तो चार, दो दूनी चार, तो आप चार कम भी करोगे तो 56 kg आएगा उनका रियल वेट, 56 kg आएगा रियल में। मतलब उनका जो औसत आयु है ना वो 56 आएगी, मतलब 4 kg कम हो जाएगा। दो दो, 2 गुणा में 2, मतलब उनका कम करोगे तो 56 kg ही हमारे पास में आया है, 56 साल मतलब। 15 गुणा में 2 करोगे 30 आएगा, तो एक का 30 साल होगी, दोनों की हो जाएगी 60 साल। और दोनों में से अगर 4 साल जो बड़े होंगे ना वो, तो उनको कम कर दो, हमारा एवरेज निकालने के लिए 56 हमारा आंसर आएगा, राइट। ठीक है, इस तरीके से कर लो चाहे उस तरीके से कर लो, दोनों से यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक तरीका से कर लेना, बेसिक वाला भी मैंने करवा दिया है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। क्रिकेट का एक मैच है, 6 खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन बनाए हैं, 36 रन बनाए हैं भाई, 6 खिलाड़ियों ने मिला के। यदि उनमें से एक खिलाड़ी जो है ना वो केवल 16 रन बनाता तो शेष खिलाड़ियों का औसत। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना भाई आराम से। देखो ये तो आसान क्वेश्चन था। हमारे पास में कुल रन कितने बनेंगे, तो कुल बन जाएंगे भाई 6 गुणा में 36, 6 गुणा में 36, ये कुल रन बनाए होंगे। तो यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 18 19 20 21 216, 216 आ चुका हमारे पास। और यहाँ पे देखो उनमें से एक खिलाड़ी ने बनाए 16 रन, तो मतलब एक खिलाड़ी का माइनस कर दो, तो माइनस करोगे 16 रन, तो हमारे पास में 200 आएगा, 5 खिलाड़ियों का रन, 5 खिलाड़ियों ने बनाए 200 रन। तो इनका एवरेज कितना आएगा, तो 200/5, 200/5, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 40। तो ये है हमारा डी आंसर। ठीक है भाई, पिंकी आपका भी दोनों का सही है बिल्कुल। ठीक है, दोनों का सही है आपका। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 38 डिग्री। ठीक है भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो कोई बात नहीं लिख लेते हैं, 38 डिग्री है ना भाई। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, इसका है 38 डिग्री औसत तापमान। तो ये 4 दिन है, तो मतलब कुल तापमान है 38 गुणा में 4। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुकी है पहली इक्वेशन। अगले वाला में क्या बोला है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है ना वो है 40 डिग्री। कोई बात नहीं, हमारे पास में दे रखा है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, इसका तापमान है 40। तो कुल सम कितना होगा, 40 गुणा में 4, क्योंकि 4 दिन है ना ये, तो 4 से गुणा कर दिया हमने। अब देखो भाई, अब इसको सोल्व करना है, तो या तो आपको लगे ना, जैसे आपको मुझे लगा कि ये संख्या बड़ी है, इक्वेशन 2 वाली बड़ी है, और इक्वेशन 1 जो है ना वो छोटी है, तो इक्वेशन 1 छोटी है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन -1 कर दो। आपकी मर्जी है, जैसे करना ना कर लो भाई। ठीक है, हम इसी को कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब ये ट्यूसडे से ही कट जाएगा, इस वेडनेसडे से ये कट जाएगा, और इस थर्सडे से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में मंडे माइनस फ्राइडे, और बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो -8 आ जाएगा भाई, -8 आ जाएगा। पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था सोमवार का तापमान कितना, 30 डिग्री, तो सोमवार की जगह रख दो 30 डिग्री, तो सोमवार की जगह मैंने रख दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री रख दिया, और माइनस का एफ बराबर -8, ये इस साइड आ जाएगा और एफ चला जाएगा इस साइड, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री, 38 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 38 डिग्री आ जाएगा भाई, 38 डिग्री हमारा राइट आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ।
ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, किसी सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत है 27 डिग्री, अगले 3 दिन का औसत है 29 डिग्री। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लो, हमारे पास में 7 दिन होते हैं, तो हमने मान लिया कि पहला दिन प्लस दूसरा दिन प्लस तीसरा दिन, इनका औसत था 27, तो कुल कितना होगा, तो कुल होगा 27×3 = 81। तो हमने लिख दिया 27×3 मतलब 81 लिख दो सीधा सीधा, यहाँ पे आ जाएगा 81 डिग्री। अगले दिन, अगले मतलब चौथा दिन और पांचवा और छठवां दिन, इसका जो औसत है ना हमारे पास में दे रखा 29, तो यहाँ पे क्या करोगे, 29 87, तो यहाँ पे 87 लिख दो सीधा सीधा 87। तो मैंने क्या कर दिया 87 डिग्री यहाँ पे लिख दिया है। और पूरे सप्ताह का औसत जो है ना वो है 28.5 डिग्री। अब सुनो मेरी बात को भाई, पूरे सप्ताह का मतलब है कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7, 7 दिनों का जो तापमान दे रखा है वो है 28.5 डिग्री। तो 28.5 डिग्री को 7 से कर दो गुणा, यहां पर जो भी आएगा कितना आएगा, 7×5 = 35, और यहाँ पे पॉइंट, 8×7 = 56 और 3 = 59, और यहाँ पे 7×2 = 14 और 5 = 19, तो 199.5 हमारे पास में आ चुका है। और अगर हम ऊपर वालों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक बात पता लगी 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऊपर वाले जोड़ के यहाँ पे वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू रख दें एक, इनको जोड़ के, तो कितनी आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 और 8 दूनी 16, 168 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। तो बचेगा कितना, 7वां दिन। तो 7वें दिन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो भाई 7वें दिन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी 199.5, और इसमें से आप कर दो -168, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा 31.5। तो किस किस का सही है, पिंकी का भी सही है, नरेंद्र का भी सही है, और वंदना का भी सही है। ठीक है भाई, तो ये है आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला देखिए भाई, अगला देखिए भाई, जनवरी से मार्च तक का औसत तापमान है 47 डिग्री, फरवरी से अप्रैल तक का तापमान है 44 डिग्री। ठीक है, यदि अप्रैल का जो तापमान है वो जनवरी के तापमान का 5/6 हो तो अप्रैल का तापमान क्या होगा। करते हैं भाई इसको, जनवरी से लेकर मार्च तक का। तो भाई देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास में जनवरी, और ये है फरवरी, और ये है भाई मार्च। इसका तापमान था 47 डिग्री हमें दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास 3 महीने हैं, तो कुल सम करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। अगले केस में क्या बोला है, फरवरी से लेके अप्रैल, मतलब कि फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसका अगर देखा जाए ना तो हमारे पास में क्या दे रखा है, 44 डिग्री। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 44 डिग्री है तो मतलब 3 महीने हैं, तो 44 गुना में 3। अब इसमें आप माइनस कर लो, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो मेरे पास ये फरवरी से फरवरी कट जाएगा, मार्च से मार्च कट जाएगा, मेरे पास में आएगा जनवरी माइनस अप्रैल, और यहाँ पे मेरे पास में आएगा 3 3 9। देखो ऐसे कैसे करता हूँ मैं, देखो मैं माइनस करूँगा ना तो एक तरीके से 3 तो कॉमन था, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, और ऊपर वाले में हिस्से में 47, नीचे वाले में 44, तो मैं सीधा क्या किया, इसका वैल्यू निकाली 3, तो यहाँ पे मेरे पास समझ में आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 9। तो यहाँ पे मेरे पास में जनवरी और अप्रैल के बीच में जो टेम्परेचर जो है ना उनका जो डिफरेंस आ चुका है 9। पहली इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई। ठीक है भाई, अब देखिए पूछा क्या था, क्वेश्चन में एक दे रखा था, यदि अप्रैल का जो तापमान है जनवरी के तापमान का, मतलब जो अप्रैल का जो तापमान है वो जनवरी के तापमान का 5/6 है। ये बात बोलिए भाई हमें, अप्रैल का जो तापमान है जनवरी के तापमान का 5/6 है, तो अप्रैल का तापमान कितना होगा। तो भाई अप्रैल का तापमान निकालना हमें इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमें अप्रैल निकालना है, तो हम जनवरी की वैल्यू रखेंगे। तो जनवरी की वैल्यू कितनी आई है, जनवरी की वैल्यू कितनी आई है, तो जनवरी की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन से देखते हैं भाई, तो इस इक्वेशन को और सोल्व करोगे तो जनवरी की जगह आ जाएगा 6/5A, 6/5A।
ये आ जाएगा जे की वैल्यू, मतलब जनवरी की वैल्यू। अब ये जनवरी की वैल्यू जो 6/5 ए है, ये हमने रख दी यहाँ पे 6/5 ए माइनस ए बराबर आ जाएगा 9। अब कर लो सोल्व, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा 6a माइनस 5a बराबर 45। तो यहाँ से ए की जो अप्रैल की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री। तो भाई किसका आंसर आया है, पिंकी का आंसर बिल्कुल सही है। तो 45 डिग्री जो है ना वो है हमारा राइट आंसर। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया नहीं आया बताओ। हाँ कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है वैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन है नॉर्मल। ठीक है भाई। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत जो है ना वो 24 रन है। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए तो औसत जो है ना वो 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर कैप्टन ने का स्कोर अगर घटा दें तो 2 रन बढ़ जाता है। मतलब की बात यह है कि देखिए भाई, स्कोर अगर घटाएंगे, पहली बात तो ये, अगर हम सिंपल तरीके से करें तो हमारा क्या आएगा भाई, देखो 11 खिलाड़ी हैं, औसत कितना 24 है, तो 11 गुणा में 24 उनका कुल रहा होगा, माइनस कितना कैप्टन का माइनस कर दो सी, अपॉन अब कितना आएगा भाई, पहले 11 खिलाड़ी थे, कैप्टन चला गया तो खिलाड़ी कितने बचेंगे, खिलाड़ी बचेंगे हमारे पास में 10। और इनका जो औसत जो है ना पहले 24 था, तो अब 2 घटा दो तो 2 घट जाए, नहीं 2 बढ़ गया, तो 24 से 2 बढ़ गया, तो 24 और 2 26 हो गया भाई। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि 11 खिलाड़ियों का जो टोटल सम था वो था 11 गुणा 24, कैप्टन ने बनाए होंगे सी रन, डिवाइड करेंगे 10 से, क्यों, क्योंकि अब जो है टोटल खिलाड़ी जो है वो 10 हो गए, तो यहाँ पर कितना बराबर 26, मतलब कि रन बढ़ा है ना मैं 2 रन, तो 24 में 2 जोड़ दो 26। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, तो यहाँ से मेरे पास में आएगा 4 और 2 6 और 264 माइनस सी बराबर 260। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 26 है ना, कितनी आएगी 16, सी की वैल्यू 4 आएगी, सॉरी सी की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू आएगी 4। मैं यहाँ पे 244 सोच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, सी की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास आ गई 4। तो ये तो अपना बेसिक तरीका हो गया, ये तो अपना हो गया बेसिक तरीका। अब देखिए भाई हम एक तरीका और देखते हैं, वो क्या है, वो अपना सिंपल तरीका देखो। 11 खिलाड़ी थे, औसत कितना था, तो औसत था अपना 24 रन। अब एक खिलाड़ी चला गया, एक खिलाड़ी चला गया जिसकी वजह से रन जो है ना वो 2 रन बढ़ गए। मतलब कि 11 खिलाड़ी थे, उसमें से एक चला गया, 10 खिलाड़ी बच गए। अब 10 खिलाड़ियों में जो बढ़ोतरी हुई ना, बढ़ोतरी हुई है वो 2 रन की हुई है, मतलब कि 20 रन बढ़ गए, एक तरीके से 20 रन बढ़ गए। पहले कितना औसत था, तो पहले औसत था 24 रन, पहले औसत था 24 रन। अब कितना हुआ, तो भाई 24 में से अगर 20 रन घटाओगे तो 4 रन। मतलब की बात यह है कि जो कैप्टन था ना उसने 4 ही रन बनाए थे। ठीक है भाई, कैप्टन ने 4 ही रन बनाए थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दोनों तरीके समझा रहा हूं, जो अच्छा लगे ना वो कर लो। अगला देखिए भाई, किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का जो औसत है वो 400 रुपये है, और मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का जो औसत है वो 2400 है, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का जो औसत है वो 300 है। मैनेजर और कर्मचारियों की संख्याओं में अनुपात। शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है बताओ, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है। सुनो मेरी बात, हमें पूछा है मैनेजर और कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत जो है ना वो दे रखा है, और हमें उनका जो रेशो पूछा है, संख्या में अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि भाई ये है मैनेजर और ये है भाई अपना वर्कर। ठीक है, अब हमें नहीं पता हमने क्या किया, हमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जो मैनेजर है ना
उनकी जो संख्या है वो x है, और जो यहाँ पर जो वर्कर हैं उनका जो रेशो है x रेशो y मान लिया। अब देखिए भाई, अब हमारे पास में क्या है, कुल मिला के अगर बात करें तो जो औसत जो है ना वो 400 है। कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको अभी थोड़ी देर के लिए। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का जो औसत है वो 2400 है। चलो भाई, मैनेजर कहाँ पे है, तो मैनेजर का जो है 2400 रुपये आता है यहाँ पे, 2400 रुपये। और यहाँ पे जो वर्कर है उनका 300 रुपये भाई, तो वर्कर का है 300 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या है, रेशो पूछा है एक्स और वाई का। हमारे पास में डेविएशन लगाना सीखा था हमने, तो यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज है ना वो हमें दे रखा था 400 प्लस, अब डेविएशन लगाएंगे तो 400 से कितना ज़्यादा है ये, तो 400 से है 2000 रुपये ज़्यादा, 2000 रुपये ज़्यादा है, मतलब 2000 गुणा में ऊपर कितना है, तो ऊपर है भाई हमारे पास में x, तो यहाँ पे 2000 गुणा में x। ये क्या है, ये कम है, 400 से ये कम है। कितना कम है, तो ये कम है भाई 100। और कितने जो हैं रेशो में हमारे पास में y है, डिवाइड बाई x प्लस वाई, मतलब इसका कोई रोल नहीं है वैसे, लेकिन लिख लिया करो जिससे आपको पता लग जाए। अब देखिए, अगर हमें एवरेज 400 ही चाहिए तो ये जीरो बनाना पड़ेगा। ये जो हिस्सा जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई 2000 जो x है ना, 2000 x को बराबर करना पड़ेगा 100 y के। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, और यहाँ पे आ जाएगा 1/20, 1/20। तो हमारे पास में जो आंसर आया है वो क्या आ गया, 1/20, मतलब मैनेजर की जगह आ गया 1 और जो वर्कर थे वो आ गए 20। तो मैनेजर की जगह और यहाँ पर वर्कर की जगह 1:20 हमारा राइट आंसर। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसमें आपके दोबारा से रिवीजन हो गया एक तरीके से, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन आपका हो चुका है। समझ में आया नहीं आया, हमने अपने हिसाब से मैनेजर का मान लिया था x और वर्कर का मान लिया था y। ठीक है भाई, तो हमारे पास में जो दे रखा था ना, जो औसत था मैनेजर का वो 2400 रुपये था, वर्कर का जो औसत था वो 300 रुपये था, लेकिन कुल एवरेज था 400 रुपये। तो हमने एक डेविएशन लगाया और डेविएशन में हमने ये 400 तो हमने कुल माना था तो इसको बाहर रख लिया, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद में हमने डिफरेंस चेक करा कि भाई कितना बड़ा है, तो बड़े के लिए हम प्लस लेते हैं, तो 2000 रुपये बड़ा था, गुणा में ये x बंदे थे तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला हिस्सा जो था 300 क्या था, तो यहाँ पे 400 से कम है, तो कम के लिए हमने माइनस लगाया। तो माइनस के बाद में क्या किया भाई, यहाँ पे हमारे पास में माइनस किया 100, मतलब 100 कम है तो 100 लगा दिया, गुणा में y, और अपोन में ये x प्लस वाई जो है ना ये हम लिख देते हैं वैसे तो, लेकिन ये इसका कोई रोल रहता नहीं है हमारे डेविएशन में। ठीक है, अभी इसका रोल कभी कभी होता है, वो मैं बताऊंगा जब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना मेरे सामने, तब करवाऊंगा मैं क्या है क्या इसका फ़ायदा क्या होता है बाद बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 400 डेविएशन मान रखा था, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू जीरो करनी है ना तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में यही तो बनेगा कि 2000 x माइनस 100 y बराबर जीरो, है ना। जीरो करने के लिए ऊपर वाली संख्या को जीरो करेंगे ना हम। ठीक है, एलिगेशन से भी हो जाएगा पिंकी, एलिगेशन से भी हो जाएगा ये। ठीक है, एलिगेशन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ये सीख लो। ठीक है, और जो अभी जो हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज की तरीके से करो इसको, बाद में एलिगेशन वाला करवाऊंगा, टेंशन मतलब मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2000 x बराबर 100 y, तो यहाँ से काटोगे आप तो यहाँ पे x अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी वो 1/20 आएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारा एक तरीका जो एवरेज के हिसाब से हम कर लेंगे अपना डेविएशन लगा के। ठीक है, पहला तरीका तो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो, अब करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा क्या है, तो दूसरा है अपना एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होगा, हमें देखो यहाँ पर हमें दे रखा है मैनेजर और यहाँ पे दे रखा है वर्कर। मैनेजर का जो है ना, मैंने सिखाया था आपको एलिगेशन। मैनेजर में क्या है कि भाई यहाँ पे मैनेजर के लिए जो साप्ताहिक वेतन है वो 2400 रुपये, तो कोई बात नहीं 24 रख दो भाई। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा देखना। यहाँ पे जो वर्कर हैं वो 300 हैं भाई, और इनका जो औसत है वो 400 है,
कोई बात नहीं, औसत यहाँ पे 400 लिख दिया भाई। अब इनका डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे 2400 में से 400 घटाओगे तो यहाँ पे 2000 आएगा, और यहाँ पे आएगा 100, तो यहाँ पे काटोगे ना पे, तो 1:20 आ जाएगा मैनेजर और वर्कर का रेशियो। तो ये तरीका भी आपका कर सकते हो, ये अपना एलिगेशन बोलते हैं। दो तरीके हो गए, दो तरीके तो मैंने आपको सिखा दिए। तीसरा तरीका वो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से भी इसको कर सकते हो। दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, तीसरा आप बेसिक से खुद ट्राई कर लेना, वैसे कर लोगे आराम से, क्योंकि कोई कोई डिफिकल्ट है नहीं। मान लिया एक्स मैनेजर, मान लेना मैनेजर, मान लिया हमने एक्स से, वर्कर मान लोगे आप कितने, वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो तो पूछा है, तो क्या करोगे भाई, देखो पहले केस में क्या बनेगा कि भाई देखो मैनेजर और कर्मचारी दोनों मिला के उनका औसत है 400, तो हम क्या करोगे, तो भाई हमारे पास बनेगा एक्स प्लस में वाई गुणा में बन जाएगा 400 बराबर एक्स का कितना था, तो एक्स का था 2400, तो एक्स से कर दोगे 2400, तो बराबर बनेगा हमारे पास में एक्स गुणा में 2400 प्लस वाई गुणा में बनेगा 300, क्योंकि वर्कर के लिए 300 था। इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 400 एक्स प्लस में 400 वाई बराबर 2400 एक्स प्लस में 300 वाई। ठीक है भाई, ये अपना बेसिक तरीका है। तो यहाँ से आप इस एक्स को इधर ले जाओगे तो 2000 एक्स इधर आ जाएगा और 300 वाई इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 वाई। तो ये आगे बराबर तो काट दोगे, तो यहाँ पर दोबारा से हमारे पास में एक्स अपॉन वाई पूछा है ना, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा 1/20। तो ये है हमारा राइट आंसर। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, तीनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे ना उस तरीके को अपना लेना भाई। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। अगला देखिए भाई, अगला देखिए, हमारे पास में एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र थी 10 साल। 10 नए छात्रों के आने से औसत उम्र जो है ना वो 0.2 बढ़ गई। तो नए छात्रों की जो औसत आयु है वो क्या होगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल आसान, इसको सिंपल तरीके से करना, क्यों उसमें आप पजल नहीं होगे। सीधी सी बात है, 40 छात्र थे, उनकी औसत उम्र थी 15 साल, तो कुल उम्र होगी 40 गुणा में 15। ठीक है, और प्लस में आए हैं 10 छात्र, और 10 छात्रों की जो औसत है ना वो एक्स है मान लो, डिवाइड बाई कितने हो गए, पहले 40 थे अब 10, तो 50 छात्र हो गए भाई। अब उनकी औसत जो उम्र है ना वो पहले 15 साल थी, अब 0.2 बढ़ गई, तो 15.2 हो जाएगी, नई नई 15.2 हो गई नई। अब इसमें सीधा सीधा आप सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा इसका, इसका कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी भाई। पिंकी कह रही भैया, पिंकी भैया कह रही 16 आंसर आएगा, और बताओ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई कितना आंसर आएगा। सोलह, ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 35 छात्रों की कक्षा का औसत दे रखा 47.5 kg। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यदि अध्यापक भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में आधा kg की वृद्धि होती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। तो 35 थे और एक आ गए अध्यापक, मतलब 36 आ गए। 36 की वजह से मतलब आधा kg बढ़ गया, तो सभी में बढ़ा होगा, तो मतलब कि 18 kg जो है ना वो ज़्यादा वजन आ गया हमारे पास में। 18 kg जो है वो ज़्यादा वजन आ गया। पहले कितना था, तो पहले था हमारे पास में 47.5, तो उस टीचर का जो वजन हुआ होगा ना वो 8 और 7 15, और यहाँ पे 6 65.5 kg। 65.5 kg। बेसिक तरीके से आप खुद ट्राई कर लेना, बेसिक तरीके से आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, दो संख्याओं का जो औसत है ना वो 12.5 दे रखा है, उनके गुणनफल का जो वर्गमूल है वो 12 दे रखा है, तो बताओ संख्याएं कौन सी हैं। तो भाई देखो, पहली बात तो यहाँ पे उनके गुणनफल का वर्गमूल दे रखा है 12, तो मतलब की बात यहाँ पे है उनका जो गुणनफल होगा ना वो होगा 144, और दो संख्याओं का जो औसत जो है मतलब x प्लस वाई बाई 2 बराबर है 12.5, तो मतलब की बात ये है कि यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू है 25। वंदना बिल्कुल सही था आपका पिछला क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है 25 आ जाएगा भाई। दो इक्वेशन है हमारे पास में, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो आराम से। सोल्व नहीं भी कर सकते तो ऑप्शन देख लो, तो 16 निमे 144 ये आएगा भाई, सी आएगा आंसर। 16 निमे 144, ठीक है। तो सी हमारे पास में आएगा आंसर। 16 प्लस में 9 करोगे तो 25 आएगा, और गुणा करोगे तो आएगा 144। 62 वाला देखो भाई, तीन संख्याओं का जो औसत है ना वो 60 है। तो तीन संख्याएं हैं हमारे पास में, ए प्लस में बी प्लस में सी, इनका औसत 60 है, तो इनका जो सम होगा वो 180 होगा। पहली बात, इनमें से पहली संख्या जो है ना वो शेष दो संख्याओं के योगफल का आधा है। पहली संख्या जो है ना वो शेष दो संख्याओं के योगफल का चौथाई है। चौथाई मतलब कि यहाँ पर b प्लस सी का चौथा हिस्सा है। तो हमारे पास में सब कुछ आ चुका। अब देखो यहाँ पे इसको और सोल्व करोगे तो हमारे पास में ये आएगा कि 4a बराबर b प्लस में c, ये आएगा। पूछा क्या है, तो पूछी है पहली संख्या। तो हमारे पास में b प्लस सी जो है ना, इसकी जगह रख दो 4a, तो मैंने इसकी जगह रख दिया 4a। तो मेरे पास में आ गए भाई 5a बराबर 180। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 तिये 15 और 5 छिके 30, तो 36 जो है ना a की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना आंसर जो है ना वो 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है भाई, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बताओ भाई, समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगला देखो भाई, वंदना बिल्कुल सही है, पिंकी आपका भी सही है, पिंकी दैया आपका भी सही है। अब देखिए भाई, एक बल्लेबाज है, वो 11 पारियों में एक रन बनाते हैं, मतलब एक निश्चित औसत है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का जो औसत है ना वो 5 बढ़ गया। ठीक है, 5 रन बढ़ गया, मतलब 12वीं पारी में, मतलब 11 पारी उसने पहले खेली थी, एक पारी और, मतलब 12 पारी खेलने पर 5 रन औसत बढ़ा है। मतलब कि जो 12वीं पारी में उसने 60 रन ज़्यादा बना दिए। ठीक है, 60 रन क्या है उसने ज़्यादा बना दिए। मतलब की बात यही है कि 12 पारी है ना, तो उसने 9 मतलब 5 रन बढ़े हैं ना, तो भाई उसने 60 रन ज़्यादा बनाए होंगे। तो पहले मतलब वैसे रियल में उसने 12वीं पारी में बनाए 90 रन, 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं ना, तो उसमें अगर 60 घटा दोगे आप, तो 90 में से 60 घटाओगे तो 30 रन था उसका एवरेज। 30 रन था उसका एवरेज। लेकिन अब नया जो एवरेज है ना, जो हमारा जो नया औसत जो है, नया जो औसत है ना भाई, न्यू एवरेज, वो कितना है, तो वो भाई पहले 30 रन था, तो अब 5 बढ़ गया, तो 35 रन है भाई अब। तो 35 रन हमारा नया एवरेज। ये तो हो गया भाई अपने शॉर्टकट, ये तो अपना शॉर्टकट हो गया। समझ में नहीं आ रहा शॉर्टकट, तो सिंपल तरीके से कर लो। सिंपल तरीका क्या है भाई, 11 पारी थी, उसमें हमें नहीं पता कितने औसत थी, लेकिन 11x मान लो, x से गुणा कर दिया। 12वीं पारी में उसने बनाए 90 रन, डिवाइड बाई 12 पारी मतलब पूरी 12 से, और उसके औसत जो है ना वो 5 बढ़ गया, तो x प्लस में 5। ठीक है भाई, तो पिंकी आपका भी सही है और वंदना आपका भी सही है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 11x प्लस में 90 बराबर 12x प्लस में 12 पंजे 60। तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो यहाँ पे इस साइड ले आओ, इसको x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 30। तो मतलब कि ये x तो हमारा 30 था, मतलब पुराना औसत तो 30 था, नया औसत कितना है, तो 30 प्लस 5, तो नया औसत है 30 प्लस 5 मतलब 35। ठीक है भाई, 30 प्लस 5 मतलब 35 हमारा नया औसत है। समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना ना, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया कि भाई देखो 10 पारियों में रनों का औसत जो था 32 था, 10 पारी में कितना था, 32 था। अगली पारी में कितने रन बनाएगी, उसका औसत जो है ना वो 4 अधिक हो जाएगी, मतलब कि 11 पारी के बाद में वो 4 अधिक, मतलब 44 रन उसको अधिक बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 76 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये तो अपना शॉर्टकट हो गया, और आप सिंपल तरीके से करना चाहो तो वैसे भी कर लेना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल तरीके से करोगे तो कैसे होएगा, तो वो भी आप कर सकते हो आराम से। कैसे करोगे भाई, देखो 10 पारियों का औसत था 32, तो 10 गुणा में 32 उसका कुल स्कोर रहा होगा, और 11वीं पारी में मान लो उसने बनाए x रन, डिवाइड बाई 11, और जो जो अपना औसत जो है ना 4 अधिक हो गया, मतलब 32 पहले था 4 अब हो गया, 32 और 4 36, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 76। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, एक बल्लेबाज है, 40 पारियों का औसत है 50 रन, उसका सर्वाधिक स्कोर है, अच्छा देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 40 पारियों का जो औसत है 50 रन, उसका जो सर्वाधिक स्कोर है और उसका न्यूनतम स्कोर है ना, उससे जो है वो 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत जो है ना वो 48 रन हो जाएगा। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है। हमारे पास में 40 पारियों का औसत है 50 रन, मतलब की बात यह है कि 40 पारियों में उसने बनाए होंगे इतने रन, 40 गुना में 50 रन उसने बनाए होंगे, और 38 पारियों का औसत है 48 रन, मतलब कि यहाँ पर 38 पारियों का औसत जो है ना वो है हमारा 48 रन। मतलब ये तो था कुल 50 पारियों, मतलब 40 पारियों का, और ये है हमारे 38 पारियों का। तो मतलब कि यहाँ पर जो दो पारी जो निकाली गई थी ना x प्लस वाई, उनका आ जाएगा यहाँ पर टोटल रन, यहाँ से टोटल रन आ जाएंगे दोनों पारियों के। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 2000 तो हमारे पास में ये आ जाएगा, माइनस 38 को 48 से गुणा करो भाई तो कितना आएगा। तो आप 38 को 48 से गुणा करते हैं भाई तो कितना आएगा भाई, 38 को 48 करोगे तो भाई कितना आएगा, 1824 आएगा भाई, और ये आ जाएगा x प्लस वाई के बराबर। यहां से हमारे पास में x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, टोटल आ जाएगी 176। ये तो आ गई हमारे पास में दोनों पारियों का जोड़। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें ये बोला था भाई कि दोनों जो पारी है ना उनका जो रन, ठीक है, 172 रन डिफरेंस है। तो भाई हमारे पास में दे रखा था x माइनस वाई जो है वो 172 रन। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया, माइनस कर लिया, तो यहाँ पर तो यहाँ से मेरे पास में 2y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4, तो मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे मेरे पास में जो कम से कम स्कोर है 2 रन, और मैक्सिमम स्कोर कितना आएगा 174, 174 और 2 रन बनेगा आपका 176, मतलब मैक्सिमम स्कोर है 174 और मिनिमम स्कोर है 2। तो हमसे पूछा था मैक्सिमम स्कोर, तो हमारा 174 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये है हमारा राइट आंसर भाई। ठीक है, और देखो इसको और कैसे कर सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको, जैसे हम अभी करते आ रहे हैं ना, डेविएशन टाइप में कर सकते हो इसको आराम से। कैसे करोगे कि भाई देखो 40 पारियां थी, 40 पारियां थी, उनका औसत था 50 रन। अब क्या हुआ, दो पारियों को हटा दिया, ठीक है, दो पारियों को हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास में 38 पारियां बच गई। ठीक है, 38 पारियां जो बच गई ना, इसकी वजह से औसत रन कितना हो गया हमारे पास में, हो गया 48 रन। मतलब की बात यहां पर यह है कि जो 38 पारियां है ना, उनमें क्या है, दो दो रन कम कम हो गए भाई, दो दो रन कम हो गए। मतलब 38 दूनी कितना, 38 दूनी कितना, तो यहां पे आ जाएगा 76 रन। मतलब की बात यहां पर 76 रन जो है ना वो हमारे क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, 76 रन जो है ना वो कम हो गए औसत से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, दो पारियां हमने घटाई हैं, तो यहां पर दो पारियों के 76 रन हमारे पास में कम हो गए। ठीक है, अब क्या बोला है, हमारे पास में न्यूनतम स्कोर है 172 रन, मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम का जो है ना वो हमारे पास में 172 है। ठीक है, तो यहां पर एक बात बताओ मेरी, 38 पारियां थी, इनका जो औसत है वो 48 रन हो गया, तो यहां पर 76 रन जो कम हुए ना वो एक एक पारी का कम हुआ है, एक पारी के हिसाब से कम हुआ है। तो यहां पर कितना करोगे आप, दो पारियों का कितना होगा, दोनों पारियों से गुणा कर दो, तो मतलब कितना आएगा, 6 दूनी 12
और 7 दूनी 14, तो 152 रन है ना, वो कुल मिला के क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे भाई। तो 152 हमारे पास में ये आ जाएगा। और अभी हमारे पास में कितने हैं, तो यहाँ पर भाई 50 रन हमारे पास में औसत दे रखा था पहले। ठीक है, तो हमारे पास में पहले कितना था, 50 रन। तो यहाँ पर भाई 152 तो ये आ गया, और 48 बन जाएगा ये। रुक जाओ 1 मिनट रुकना। देखो भाई 40 पारियां थी हमारे पास में, 40 पारियां थी, और यहाँ पर हमारे पास में 38 पारियां थी। और यहाँ पे जो औसत रन थे या 50 रन थे, और यहाँ पर हमारे पास में कितने थे, 48 रन थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रेशो काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 20:19 का। हमारे पास में जो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, तो वहाँ पर हमें इन दोनों का जो एवरेज जो आएगा वो हमने मान लिया कितना भाई, हमने मान लिया 48। हमने यहाँ पर 48 मान लिया एवरेज। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, 50, यहाँ पे मतलब 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 20 दूनी 40। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 0, और डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 और 39 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा भाई, यार इस तरीके से नहीं होगा भाई रही। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, सिंपल तरीके से कर लेना आप, है ना, सिंपल तरीके से कर लेना, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से कर लेना, उस तरीके से मत करना, क्योंकि जहाँ पे 2 स्कोर एक साथ निकले ना, उसको इस तरीके से मत करना भाई, अपना ये तरीका लगाना है मत। ठीक है, जहाँ पे 2 स्कोर एक साथ में निकले वहाँ पे ये तरीका मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ठीक है, मेरे मतलब समझ में थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है। ठीक है, 2 तरीके, अगर 2 चीज़ें निकले अगर एक साथ में, तो ये तरीका मत लगाना, एक चीज़ निकले तो निकाल लेना। ठीक है भाई, ठीक है, जब मैं ही कंफ्यूज होगा तो आप तो पक्का ही हो जाओगे। तो आप है ना दिमाग में बैठा लो, अगर 2 पारियों को अगर एक साथ निकाला जाए ना, 2 पारियों को अगर एक साथ निकाला जाए, तो ये तरीका मत अपनाना, जो अपनी ट्रिक है ना ये वाला मत लगाना आप। ठीक है, जो हम डेविएशन लगा रहे थे ना, डेविएशन ट्रिक मत लगाना, जो डेविएशन है वो मत लगाना भाई। जब 2 पारी हम एक साथ निकाल लें, 2 आदमियों का डाटा निकाल लें, या फिर 5 आदमियों को निकालें, 3 आदमियों को निकालें, तो डेविएशन मत लगाना भाई। ठीक है, डेविएशन मत लगाना, वहाँ पे आप गड़बड़ हो जाएगी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया तो आप तो पक्का हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कर लेना। ठीक है, एक पारी अगर निकलती है तो इजीली कर लोगे। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं एक बार इसको दोबारा है ना रूम मतलब बाद में क्लास के बाद में एक बार दोबारा से देखूंगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या 2 पारियों को निकाला जा सकता है या नहीं, डेविएशन से क्या दोनों पारियों को निकाला जा सकता है या नहीं। मैं एक बार देख के अगर निकाला जा सकता है तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको कैसे निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी निकाला नहीं दोनों पारियों का डेविएशन से, आज मैं पहली बार ऐसे दिख रहा था, लेकिन ये शायद नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर निकलेगा तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि भाई ऐसे निकलना है। ठीक है, लेकिन एक पारी अगर कम होती है तो डेविएशन आराम से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 2 पारियों में यूज मत करना, 2 पारी निकाल ले, 2 डाटा निकाले ना, 2 डाटा निकाल ले या फिर 2 डाटा जोड़ दे, तब यूज मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और बाद में एक बार मैं क्लास के बाद में एक बार दोबारा से देख लूंगा कि 2 पारियों के लिए कुछ अलग से कोई कंसेप्ट है क्या, अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन बेसिक से आप तो आराम से कर लोगे, तो बेसिक तरीके से कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो भाई अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बोला है हमें 20 पारियों के रनों का औसत है 40 रन। उन 2 पारियों जिसमें सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए हैं उनको छोड़कर 18 पारियों का जो औसत है ना वो 33 रन है, तो उसका न्यूनतम स्कोर कितना होगा। तो कैसे करोगे, तो वही अपने पास में 20 पारियों का औसत है 40 रन, तो कुल रन होंगे अपने पास में 20 गुना में 40। और जो ये 18 पारियों का जो औसत है ना, ये हमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है भाई 18 गुणा में 33। वो उन 2 पारियों का आ जाएगा अगर माइनस कर देंगे तो, मतलब इन दोनों पारियों का जो सम है ना वो हमारे पास में आ जाएगा। इसमें से एक का दे रखा है 16, तो यहाँ पे मान लीजिए y का 16 दे रखा है, तो x निकालना है, तो x आप इजीली निकाल। ठीक है भाई, x आप इजीली नहीं निकाल लोगे, इसको ऐसे करना, अगर दे रखी है तो डेविएशन मत लगाना। ठीक है, मैं क्लास के बाद में एक बार प्रैक्टिस करूंगा दोबारा से, डेविएशन क्या 2 में लग सकता है नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे माइंड से इसकी पूरी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 190 आंसर बता रही है पिंकी। ठीक है, तो इसका 190 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से करना, अगर डेविएशन लगता होगा ना तो मैं अगली क्लास में सबसे पहले आपको डेविएशन सिखाऊंगा 2 पारियों के लिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अगला देखिए भाई, 11 सदस्यों की एक टीम है, उसमें 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत दे रखा है 43। ठीक है, 10 खिलाड़ियों ने बनाए हैं भाई 43 रन का औसत। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ गया कि भाई 10 गुना में 43 कुल स्कोर हमारे पास में आ गया। अब अगला जो है ना, 11वें खिलाड़ी का रन भी शामिल कर लिया। तो मान लीजिए हमें नहीं पता कि 11वें खिलाड़ी का जो औसत था ना वो कितना था, लेकिन ये तो सिंपल वैसे भी हो जाएगा, हमारे पास में एक ही खिलाड़ी का स्कोर जो है ना वो शामिल किया गया है। तो यहाँ पर उसको सिंपल भी कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में 11 खिलाड़ी का जो जोड़ा ना, तो हमारे पास में आ गए 11 खिलाड़ी, और औसत जो है ना वो पहले से एक कम हो गया, मतलब 42 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, कितनी आएगी तो कर लेते हैं सोल्व भाई। तो यहाँ पे अपने पास में आएगा 430 प्लस में x बराबर 2 4 6 462। तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो मतलब की बात यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 32। ये तो है मेरे, अच्छा क्वालिटी कम हो गई भाई, शायद मेरे नेटवर्क में थोड़ी कमी आ गई होगी, इसलिए क्वालिटी कम हो गई होगी। कोई बात नहीं, समझ में शायद थोड़ा थोड़ा आ गया होगा आपके। मैं देखता हूँ, रुकना एक मिनट। क्वालिटी सही आ रही है क्या अब? देखना एक बार। देखना एक बार, अब क्वालिटी सही आ गई। अब आ गई ना क्वालिटी सही? ठीक है भाई, ठीक है, अब सही है ना। तो हमारे पास में देखो भाई, एक हमने इसको कर लिया, हमारे पास में आ चुका इसका आंसर 32। अब एक तरीका तो ये हमारा सिंपल हो गया, और यहाँ पे सिर्फ एक लड़का निकल रहा है, मतलब एक खिलाड़ी का निकाला है ना। तो यहाँ पे देखो 10 खिलाड़ी थे, उनका औसत था 43। तो यहाँ पे 11वें खिलाड़ी के रन जब शामिल किए ना गए ना, 11वें खिलाड़ी का जो रन शामिल करे गए तो एक रन की कमी आई। मतलब की बात यहाँ पर एक 11वां खिलाड़ी जब जोड़ा ना, तो टोटल -1 की कमी आई, मतलब -11 रन। मतलब कि जो पहले जो एवरेज था ना, उससे 43 रन था पहले, मतलब उससे 11 रन कम बनाए होंगे, तो मतलब 32 रन बनाए होंगे उस अगले 11वें खिलाड़ी ने। तो यहाँ पे 32 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। आप इस तरीके को तभी अप्लाई किया करो जब एक खिलाड़ी को निकाल रहे हैं, या फिर एक एंट्री जुड़ रही है और एक निकल रही है, तब इसको यूज करा करो। दो एंट्री निकले तब मत करना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं खुद हो गया, बाकी मैं देखूंगा एक बार, पक्का देखूंगा 100% कि भाई दो एंट्री निकालते हैं तब हम इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, तो ट्रिक भाई थोड़ी सी कभी कभी, दो वाले की मैंने ट्रिक अभी लगाई नहीं थी, तो अभी के लिए सॉरी। और कल वाली क्लास में मैं अगर होगा ना, अगर दो के लिए कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको करवा दूंगा। बेसिक तो मैं आपको सारे समझा रहा हूँ, बेसिक में तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, लेकिन ट्रिक वाले में थोड़ा, दो वाले में थोड़ी दिक्कत है। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, ये देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आसान है, हमने कल भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। यहाँ पे पति पत्नी और पुत्र की उम्र दे रखी है, तो कुल उम्र निकाल लेना पहले तो। फिर उसके बाद में उसका विवाह हो गया, मतलब एक तो उसकी, मतलब कि उसके पुत्र का विवाह हो गया ना, तो एक और आ जाएगा हमारे पास में, और विवाह के 1 साल बाद में एक बच्चा हो गया। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। पहले क्या था, हमारे पास में हस्बैंड था और वाइफ थी और सन था। उनकी जो उम्र थी वो 42 साल थी, मतलब औसत। तो 42 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा कितना, यहाँ पे 4×3=12, 126। तो 126 हमारे पास में कुल उम्र आ गई भाई, 126 वर्ष। ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ, उसी समय पर पुत्र का हो गया विवाह। तो भाई पुत्र का विवाह आज हो गया, मतलब ठीक है, मतलब पुत्र का विवाह हो गया तो आज कोई बात नहीं, मतलब एक पुत्र वधु भी आ गई। ठीक है, विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, मतलब कि यहाँ पे 1 साल का गैप आ गया, 1 साल के बाद में क्या हुआ, बच्चा हो गया। अब क्या हुआ, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई ना, तो बच्चे की उम्र 5 वर्ष, मतलब 1 साल बाद में तो बच्चा हुआ था, मतलब की बात यहाँ पे 6 साल,
मतलब 5 बच्चे शादी के बाद में बच्चा हुआ, बच्चे की उम्र से 5 साल पे, तो यहाँ पे कुल उम्र कितनी होगी 6 वर्ष। अब देखते हैं भाई क्या बोला है, पूरे परिवार की जो औसत आयु है ना वो 36 वर्ष है। एक बात बताओ, सब सिर्फ इतना देखो, अगर मान लो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो हस्बैंड की, वाइफ की और सन की कितनी उम्र रही होगी 6 साल बाद। मतलब कि अगर कोई भी नहीं आया, ना तो पत्नी आई ना उसका बेटा आया, तो यहाँ पे 6 साल बाद में 18 साल इसकी बढ़ेगी और 6 साल बढ़ेगी इसकी, तो 18 साल बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो हस्बैंड की और वाइफ की और उसके सन की जो उम्र जो है ना वो बढ़ गई 18 साल, मतलब 8 और 6 14, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 144 साल आ गई इन तीनों की उम्र। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 साल बाद में जो है ना पूरे परिवार की जो औसत उम्र है ना वो 36 साल है। तो देखते हैं भाई पूरे परिवार की जो उम्र है वो कितनी है। इसमें हस्बैंड भी आ गया, इसमें वाइफ भी आ गई, इसमें क्या है मतलब कि सन भी आ गया, और यहाँ पे सन की वाइफ SW, मतलब सन की वाइफ भी आ गई, उसका सन का चाइल्ड भी आ गया। तो यहाँ पे कितने 5 मेंबर हो गए, और 5 मेंबरों की जो औसत है ना वो 36 साल है। तो यहाँ पे कितना 36 साल, तो 36 गुणा में 5, तो उम्र कितनी होगी 36 पंजे 180 ना। तो यहाँ पे 180 साल आ गई, और यहाँ पे इसकी हमने पता है कितनी है 144, तो यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे हम 144। तो यहाँ पे कितनी है मतलब वाइफ आ गई और यहाँ पे चाइल्ड आ गया, तो यहाँ पे कितनी सन की वाइफ की उम्र और चाइल्ड की जो उम्र है वो कितनी है, इन दोनों का जो मतलब कि कितना आएगा ये। तो यहाँ पे अगर करोगे ना आप तो 6, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे अगर 7 में से 4 मतलब 3, तो 36 साल आ गई दोनों की उम्र। 36 साल उम्र आ गई दोनों की। अब सुनना मेरी बात, 36 साल आ गई प्रजेंट में, यह है प्रजेंट मतलब आज की बात है। अब क्या बोला है इसमें, लड़के की उम्र कितनी है, चाइल्ड की उम्र कितनी है 5 साल, चाइल्ड की उम्र 5 साल है, तो मतलब कि जो सन की जो वाइफ है ना उसकी उम्र होगी 31 साल आज के दिन, 31 साल होगी आज के दिन। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि विवाह के समय पर, विवाह के समय पर, तो विवाह कब हुआ था 6 साल पहले हुआ था, तो 31 में से अगर 6 घटा दो, विवाह हुआ था 6 साल पहले, क्योंकि 5 साल का तो बेटा था और 1 साल में बेटा हुआ था, तो 6 साल पहले विवाह हुआ था, तो 25 साल थी उसकी उम्र जब शादी हुई ना, तो 25 साल उम्र थी। तो हमारे पास में आंसर आएगा बी। ठीक है भाई, 25 साल उम्र थी, 25 साल। अरे 31 क्यों आएगा, 31 तो उसकी आज के दिन है, 31 तो उसकी आज के दिन है, शादी तो उसकी 6 साल पहले हुई थी। क्वेश्चन में बोला है कि शादी कब हुई थी, 31 तो उसकी प्रेजेंट में है भाई। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की जो आयु थी ना वो 24 साल थी, मतलब 10 साल पहले। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। अब सुनो मेरी बात को, सुना मेरी बात को, इसने क्या बोला 10 साल पहले, 10 साल पहले 4 सदस्यों की जो उम्र थी ना, 10 साल पहले, 10 ईयर पहले, तो कुल उम्र कितनी होगी भाई, 4 सदस्य थे उनकी कुल उम्र कितनी होगी, तो 24 गुणा में 4 मतलब कि 96 साल। 10 साल पहले उनकी कुल उम्र थी 96 साल, और आज कितनी होगी, अगर हम बात करें आज कितनी होगी, तो आज होगी भाई उनकी, भाई 4 आदमी थे तो 10-10 साल चारों की बड़ी होगी ना, 96 साल तो मतलब उस टाइम पे ही कुल उम्र थी। लेकिन 10 साल पहले की बात है, तो एक आदमी की 10 साल में 10 साल उम्र बढ़ेगी, तो 4 आदमी थे ना वो, तो 40 साल और जोड़ दो, मतलब कि आज उनका जो टोटल उम्र है ना वो हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर आ चुका 9 और 4 13, 136 साल। 136 साल उनकी आज के दिन उम्र है टोटल। ठीक है भाई, अब देखो अब क्या बोला है, अब 10 साल के बीच में दो बच्चे भी पैदा हुए थे, और आज भी परिवार की जो औसत उम्र है ना वही है, मतलब कि जो है ना आज के दिन, आज के दिन बोला गया है क्या, आज के दिन बोला गया है कि भाई टोटल आदमी तो हो गए 6, क्यों, 4 तो पहले थे और 2 उनके बेटा या बेटी आ गए।
ठीक है, दो उनके बेटा या बेटी आ गए। और आज भी उम्र कितनी है, तो आज भाई उम्र जो है ना वो है हमारे पास में औसत कितनी है, 24 ही है, आज भी वही है। तो यहाँ पर औसत उम्र आज भी 24 ही है। तो कितना, तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो यहाँ पे 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 144 साल। समझो बात को, मतलब अगर वे सिर्फ 4 आदमी होते तो आज उनकी कुल उम्र होती 136 साल, लेकिन आज वो है 6 इंसान, तो आज उनकी उम्र है कुल योग जो है वो 144 साल। मतलब दो बच्चे जो है ना, जो दो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी हुई, तो उनकी उम्र होगी 144 में से 36 कर दो माइनस, तो मतलब 8 साल है दोनों बच्चों की कुल उम्र। दोनों बच्चों की कुल उम्र है 8 साल। पूछा क्या है भाई, तो देखो भाई पूछा है कि दोनों बच्चों की उम्र में का है, मतलब कि हमारे पास में जो दोनों बच्चे हैं मान लो एक्स और वाई हैं, उनकी जो उम्र है वो 8 साल है, और दोनों बच्चों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 2 साल। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे जोड़ दो, तो 2x बराबर कितना आएगा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, तो एक की 5 आएगी और एक की आएगी 3। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है छोटे वाले की उम्र, तो छोटे वाले की उम्र आ गई 3 साल। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? आसान क्वेश्चन था, बेसिक स्टेप टू स्टेप चलना था बस, और कुछ नहीं था। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना भाई, ठीक है? ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने दो दिन करवा दिए, ये वाला खुद ट्राई करना। अब ये देखो भाई 72 वाला क्वेश्चन, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं भाई, 7 नए छात्र आने पर खाने पर होने वाला जो प्रतिदिन व्यय है ना वो 42 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, 35 छात्र थे, उनका जो खर्चा लग रहा था वो हमें नहीं पता, ठीक है? और 7 नए छात्र आए तो प्रतिदिन जो खर्चा है वो 42 रुपए की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च जो है ना वो अपने पास में 1 रुपये कम हो गया। तो इसके भाई खाने पर पहले जो है ना प्रतिदिन कुल कितना व्यय होता था, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास में पहले विद्यार्थी थे, मान लो हमारे पास में छात्र थे कितने, 35 छात्र थे। ठीक है भाई, 35 छात्र हमारे पास में पहले दे रखे थे, और पहले सुनो मेरी बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुनना एक बार ध्यान से। हमारे पास में 35 छात्र हैं, ठीक है? अब पहले जो खर्चा हो रहा था ना, पहले जो खर्चा हो रहा था वो हमें नहीं पता कितना था, लेकिन हमने अपने हिसाब से मान लिया एक्स खर्चा था। ठीक है, हमने अपने हिसाब से मान लिया एक्स खर्चा था। तो भाई पहले जो है ना खर्चा जो हो रहा था वो मान लो हो रहा था एक्स। ठीक है, अब सुना, 35 छात्र हैं, तो भाई 35 छात्र का हमें मान लो औसत खर्च चाहिए, औसत औसत खर्च चाहिए। ठीक है, औसत खर्च चाहिए, तो औसत खर्चा हमने एक्स मान लिया, तो 35 छात्र हमारे पास में अगर होंगे तो भाई टोटल खर्चा कितना आया होगा, 35x आया होगा। ठीक है भाई, 35x आया होगा। ठीक है, लेकिन अब 7 नए छात्र और आ गए, तो भाई 7 नए छात्र और आ गए। ठीक है भाई, 7 जो है ना वो नए छात्र हमारे पास में और आ गए, और अब क्या हुआ, प्रतिदिन जो है ना वह में 42 रुपए की वृद्धि हुई। इसको अभी के लिए होल्ड कर दो, अभी के लिए होल्ड कर दो इसको, हमें नहीं पता 42 रुपए की वृद्धि हुई है या नहीं हुई, इसी को अभी के लिए होल्ड कर दो। ठीक है, अब देखो, जबकि प्रति छात्र जो औसत खर्च जो है ना वो 1 रुपये कम हो गया, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या है, औसत खर्चा जो है 35x, हमारे पास में 7 खाने के वाले और आ गए, और इनके मान लो खर्चा जो है ना, इनका जो खर्चा मान लो जो नए आए हैं इनका y है, इनका जो है ना वो y है। ठीक है, इनका जो है ना वो y है, हमें नहीं पता भाई क्या खर्चा है, लेकिन इनके हिसाब से खर्चा जो है ना वो y है। डिवाइड बाई कितना करोगे, तो 35 और 7 कितना होता है 42, बराबर
x प्लस में 1, खर्चा कितना बढ़ा है हमारे पास में जो है ना, खर्चा क्या हुआ, कम हुआ, सॉरी कम हुआ, तो x माइनस 1 हमारे पास में, ये एक इक्वेशन आ गई भाई, x माइनस 1 एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई x और y में। इतना समझ में किस किस को नहीं आया ये बताओ पहले। ये देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो और इस बात को समझ लो किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया। एक छात्र जो है ना, ये बताओ भाई किस को समझ में नहीं आया, इतनी बात समझ में किस किस को नहीं आई। पैंतीस छात्र थे, उनका औसत खर्चा हमने x मान लिया, तो कुल हमारे पास में आ गया 35x। 7 नए छात्र आए, उनका खर्चा हमने y मान लिया, y मान के टोटल हो गया भाई 42 बंदे। 42 बंदे हमने यहाँ पर बराबर कर दिए x माइनस वाई के। इतनी बात समझ में किस किस को आई, किस किस को नहीं आई बताओ। आ गया। अब देखो, हमें एक बात और बोली है, एक बात और बोली है कि भाई प्रतिदिन के व्यय में जो है ना 42 रुपए की जो है ना वो बढ़ोतरी हो गई। बात को सुनना भाई, मान लीजिए एक दिन में जो है ना वो 42 रुपए बढ़ गए। भाई मान लीजिए यहाँ पे जो है ना पहले x खर्चा लग रहा था, अब लग रहा है y, तो y की वजह से और x में अगर डिफरेंस करोगे ना तो वो आपका कितना, वो आपका आना चाहिए 42 रुपए। तो यहां पर हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लेना। हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाएंगी, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। यहां पर दो इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है भाई। तो यहां पे दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद में हमारे पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पूछा क्या है, खाने पर पहले जो है ना प्रतिदिन कितना खर्चा होता था, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, दो इक्वेशन है, सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। दो इक्वेशन है, सोल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई अगला क्वेश्चन, ए बी और सी का जो औसत है 84 kg, डी को शामिल करने से चारों का जो औसत है वो 80 kg हो गया। यदि जितना बोला है उतना करते रहते हैं भाई। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए प्लस में बी प्लस में सी का जो औसत वजन है ना वो 84 kg है। तो यहाँ पे हमने 3 गुणा में 84 कर लिया भाई, ये हो जाएगा कुल वजन, पहली इक्वेशन। अब हमने डी को भी शामिल कर लिया, तो डी को शामिल करेंगे हम, तो हमारे पास में आ गया ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी। और अब हमारे पास में औसत वजन है 80, तो 4 गुणा में 80। तो हमारे पास में ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम निकालेंगे डी की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाएगी आराम से। इतना काम हमने कर लिया। आगे क्या बोला है कि ए के स्थान पर आ जाता है ई, कोई बात नहीं, ए के स्थान पर ई आ गया। तो बी सी डी तथा ई का जो औसत भार है ना वो हो गया 39 kg। मतलब की बात यहाँ पर एक बात ये बोल दी कि हमारे पास में जो ए था ना, ए की जगह पर ई आ गया। तो हमारे पास में ए की जगह मान लो ए को हटा दो, बी सी डी और ई। तो यहाँ पे जो 4 बंदे हैं ना इनका जो औसत जो है वो कितना है, वो हमें देखा 79 kg। यहाँ पर हमारे पास में 79 kg है, ठीक है भाई। ये हमारे पास में आ गया दूसरा जो, ठीक है भाई। अब हमने पूछा क्या है, तो भाई एक बात और बोल दी इसने कि जो ई का जो भार है ना वो डी के भार से 3 अधिक है। तो जो भी अपना यहाँ पर जो डी आएगा ना भाई, डी आएगा, डी जो भी आएगा तो ई कितना हो जाएगा, डी के भार से 3 kg अधिक है। मतलब ई की जो वैल्यू आएगी वो इस डी से 3 अधिक आएगी, 3 kg अधिक आएगी। तो अब पूछा क्या था, पूछा है भाई हमें ए का भार बताओ। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास में सारा डाटा दे रखा है, ठीक है, सारा डाटा दे रखा है। तो क्या आएगा, डी दे रखा है, डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। जो भी निकालोगे ना आप सोल्व करोगे, डी की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे और ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डी में 3 जोड़ दोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ गई। अब दोनों की वैल्यू आप निकाल लोगे आराम से। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास में बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। और बी प्लस सी की जो वैल्यू है ना वो रख दोगे आप इस इक्वेशन में,
बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख दोगे, तो यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रख देना, ए की हमारे पास में वैल्यू आराम से आ जाएगी, तो ए हमारे पास में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो देख लेना भाई। ठीक है, जो भी आंसर आए वो आप चेक कर लेना, ऐसे आएगा ये। ठीक है, ये तरीका है, बिल्कुल मैंने आपको पूरा करवा दिया, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, तीन संख्याओं में से पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है। कोई बात नहीं, तीन संख्या याद रखिए, ए बी और सी। जो पहली संख्या है जो है ना वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो मतलब ये अगर एक है ना तो ये तीन है, इतना बोला है। और तीसरी जो संख्या है ना वो पहले की पांच गुना है, तो तीसरी जो है ना इस पहले की पांच गुना, मतलब ये 15 होगी। 3x मान लो, ये x मान लो, और ना वो दे रखा है 57। तो भाई तीनों संख्याओं का जो औसत जो है ना 57 है, मतलब कि 3x प्लस में x प्लस में 15x, इसकी वैल्यू है 57 गुणा में 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 और 3 18, एक 19, तो यहाँ पे 19x आ गया। 19x बराबर है 57 गुणा में 3, तो 19 3 57, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ जाएगी। पूछा क्या है कि भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर, तो अंतर आएगा 12x का, तो 12 निम्न 108। क्या है, x की वैल्यू 9 थी ना भाई, तो 12 निम्न 108 आएगा इसका आंसर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सॉरी भाई सॉरी, सबसे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है भाई, तो यहाँ पे है डिफरेंस 14। ठीक है भाई, 14 है भाई, तो 14 गुणा में 9, तो 126, 14 निम्न 126, तो हमारे पास में जो राइट आंसर आएगा 126। 14 निम्न 126। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, 5 क्वेश्चन बचे हैं बस। अच्छा क्लियर सो नहीं हो रहा, रुकना भाई 1 मिनट, क्लियर सो नहीं हो रहा तो अब देखना हो रहा है क्लियर, अब देखना क्लियर हो रहा है क्या? अब देखना सही हो रहा है क्या भाई, सही आ रहा है? ठीक है, पिछला समझ में नहीं आया? पिछला सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो भाई दोबारा करवा देता हूँ। पहले ऐसा क्वेश्चन था, तीन संख्याएं थी, पहली संख्या जो थी ना, देखो दोबारा करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आया ना। तो पहली संख्या हमारे पास में दे रखी तीन संख्या, ए बी और सी। पहली संख्या जो है वो दूसरे की तीन गुना है, तो पहली संख्या जो है ना दूसरे की तीन गुना, तो यहाँ पे मान लो एक था तो ये होगी तीन। पहली संख्या जो है दूसरे की तीन गुना थी, और तीसरी संख्या जो है पहले की पांच गुना, मतलब इसकी पांच, तो यहाँ पे आएगा 15 भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मान लिया x, ये मान लिया x, ये मान लिया x। इन तीनों संख्याओं का जो औसत है 57 है, तो भाई औसत 57 दे रखा, तो 3x प्लस में 1x प्लस में 15x बटे में 3, और इसकी वैल्यू है 57। तो मतलब कि यहाँ पे 57 गुणा में 3 कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, ये आ गया भाई। अब इसको और सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में कितना, 19x, और बराबर आएगा 57 गुणा में 3, तो 19 3 57, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। पूछा क्या है, पूछा है भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर, छोटी ये है बड़ी ये है, तो डिफरेंस कितना है 14x का, तो 14 को 9 से कर दो गुणा, मतलब x की जगह 9 रख दो ना, तो 14 गुणा में 9, तो 14x था ना, तो x की जगह रख दो 14 गुणा में 9, तो 9 कितना 126 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी आसान है। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र दे रखी है 8 साल। मतलब की बात यह है कि जो 6 लड़के हैं ना, उन टोटल उम्र कितनी है, 48 साल है। 6 लड़कों की टोटल होगी 48 साल।
इन लड़कों तथा उनके माता पिता की जो औसत आयु है वो 22 साल है। तो मतलब मादर, वो सॉरी सॉरी भाई सॉरी, मदर प्लस फादर, तो यहाँ पर और जो 6 लड़के, ठीक है, उन सबकी कितनी औसत है, 22 है। तो 22 जो है ना, मतलब कि टोटल कितनी हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास में हो गए 8 मेंबर, और 8 मेंबर की जो उम्र है ना, वो हमारे पास में कितनी है, 22 साल औसत, तो 176 होगी टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल 176। अगर हम इनको घटाएंगे ना, अगर 6 लड़कों की उम्र यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास में मदर और फादर की जो उम्र आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना भाई 6 2 128, तो 128 साल आएगी मदर की और फादर की उम्र, माता पिता की उम्र। इसमें बोला है कि पिता की जो आयु है ना वो माता की आयु से 8 साल अधिक है। तो कोई बात नहीं भाई, तो मतलब एक की हो गई 68 साल, एक की हो जाएगी 60 साल, मतलब फादर की हो जाएगी 68 साल और मदर की हो जाएगी 60 साल, क्योंकि फादर बड़ा है ना भाई। तो भाई फादर अगर बड़ा है तो 68 साल इसकी आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 60 साल। तो हमारे पास में पूछी थी माता की आयु, तो 60 साल हमारे पास में राइट आंसर। ठीक है भाई, 60 साल जो है ना वो हमारा आ जाएगा सही आंसर। अगला देखिए भाई, छिहत्तर वाला क्वेश्चन है, देख लेना भाई। 10 बच्चों के औसत आयु जो है ना 14 साल है, तो 10 गुणा में 14 करोगे। 5 बच्चे नए आ गए, हमें नहीं पता उनकी उम्र कितनी है, तो 5 की हमने औसत उम्र मान ली x, डिवाइड बाई कर दिया हमने टोटल 15, और औसत उम्र पहले 14 थी, अब एक बढ़ गई, एक बढ़ गई ना, तो 14 और 1 15, तो ये इसको सोल्व कर लेना, x का वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना। ठीक है, 77 देख लो भाई, एक कक्षा में 50 छात्र हैं और 40 केजी बाहर वाला एक छात्र चला गया, तो उसी समय एक अन्य छात्र आ गया, तो मतलब संख्या जो छात्र 50 थे 50 ही आज हैं। यदि उससे इस प्रकार कक्षा की जो औसत भार जो है ना वो 100 ग्राम कम हो गया, तो नए छात्र का भार कितना है। तो देखो भाई, छात्र तो जितने गए हैं ना उतने ही वापस हैं, मतलब एक गया है एक ही वापस आ गया, तो यहाँ पर जो है ना टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 50 हैं, कमी हुई है 100 ग्राम की, मतलब 100 ग्राम का मतलब है 0.1 केजी, 0.1 केजी। तो अगर गुणा करोगे ना तो हमारे पास में कितना आएगा, तो हमारे पास में इनको गुणा करोगे तो भाई टोटल जो कमी हुई है ना वो 5 केजी की हुई है, टोटल जो कमी हुई है वो 5 केजी की हुई है। तो पहले औसत कितना था, तो पहले औसत था भाई 40 केजी, पहले औसत था हमारे पास में कितना, ठीक है भाई, 5 केजी कमी हुई ना, तो मतलब 40 केजी वाला गया था, 40 केजी वाला गया है तो आया कितना, तो 5 केजी कम आया, तो 35 हमारा आंसर। 40 केजी वाला गया है और आया कितने का है, तो 5 केजी कम वाला बंदा आया है, तो 40 माइनस 5 करोगे तो 35 केजी का लड़का आया होगा, 35 केजी का लड़का आया होगा। ठीक है भाई, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो भाई, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20। पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 15 सही 1/3 है। तो ये तो भाई आप खुद ट्राई करना, मैं वैसे बता देता हूँ क्या आएगा। 8 संख्याओं का औसत मतलब कि 20 है, तो टोटल कितना होगा, 8 दूनी 16, मतलब 160 होगा उनका सम। पहली 2 संख्याओं का जो औसत मतलब कि 2 गुणा में यहाँ पे करोगे तो 15 45 46, 46/3 ये है। अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याओं कितना, तो यहाँ पे 64/3, ठीक है। और उसके बाद में छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, ठीक है भाई। छठवीं संख्या जो है ना वो 7वीं संख्या से, मान लो छठवीं ये है, 7वीं ये है और 8वीं ये है। इसने क्या बोला है, छठवीं संख्या जो है 7वीं संख्या से 4 कम है, तो यहाँ पर क्या होगी, 4 ज़्यादा होगी मतलब ये, और छठवीं क्या है वो 4 कम होगी। और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो ये होगी x + 7। मतलब की बात ये है कि छठवीं संख्या जो है ना वो 7वीं संख्या से 4 कम, तो भाई 4 कम है। और छठवीं संख्या जो है ना वो 8वीं संख्या से 7 कम, तो 7 कम है। तो यहाँ पे जो आ गई ना, छठवीं हमारे पास में x आएगी, 7वीं हमारे पास में x + में 4 आएगी, और 8वीं हमारे पास में x + में 7 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू निकाल लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो पूछी क्या है, पूछिए हमसे अंतिम संख्या मतलब 8वीं संख्या। तो x की वैल्यू जो भी आए ना उसमें 7 जोड़ देना, जो भी अपनी x की वैल्यू आए उसमें 7 जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा x + में 7।
ठीक है, x प्लस में 7 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं भाई, है ना। आज हमारा एवरेज खत्म हो जाएगा, और मैंने लगभग लगभग आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। बस ध्यान रखना, जो अपना डेविएशन वाला जो मेथड था ना, वो जब 2 संख्याएं बाहर निकलें और 2 संख्याएं अंतर अंदर आए ना, उस टाइम पर फॉलो मत करना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था, मैं आज ही यहाँ पे करने लग गया आपके सामने, और उस टाइम पे थोड़ा पजल भी हो गया। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर एक संख्या बाहर निकल रही है और एक अंदर आ रही है तो आराम से करो, कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन 2 संख्याएं अगर बाहर निकल रही हैं, 2 अंदर आ रही हैं, तो मैं उसका आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अगर होता होगा तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं होता है तो कैसे बताऊंगा। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। 79 में बोला है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। तो पहली बात तो ये सीधी सीधी बात है, आसान सा क्वेश्चन था। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम में कितने मेंबर होते हैं। तो टोटल होते हैं 11। 10 तो मान लीजिए खिलाड़ी हो गए, एक कैप्टन हो गया। ठीक है, तो ये बोला है कि यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो मतलब 31 बल्लेबाज है ना, 31 बल्लेबाज हैं, उन्होंने बनाए हैं 310 रन। ठीक है, 31 बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि भाई 30 रन जो है ना, वो औसत 30 रन अधिक बनाया है कैप्टन ने। तो इस 30 को अगर मैं माइनस कर दूं, 30 को मैं अगर माइनस कर दूं, मान लो इस कैप्टन के 30 रन हमने हटा दिए, तो हमारे पास में कितना आएगा। तो यहां पे हमारे पास में आएगा 28। 280 रन है, 280 रन बनाए होंगे सभी ने मिलके। ठीक है, मतलब की बात यहां पे 70 रन जो है ना, वो अधिक बनाए हैं किसने, कप्तान ने। भाई ऐसा, रुक जाओ रुक जाओ, ये ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ और बोला है, पूरा पढ़ो इसको। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। तो एक बात बताऊं मैं, यहां पर जो है ना, कुल जो स्कोर दे रखा है 310। ठीक है, और जो बाकी 6 बल्लेबाज है ना, उनसे अधिक बनाए हैं 30 रन। तो यहाँ पे जो आंकड़ा जो है ना भाई, पर्याप्त नहीं दे रखा, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे, इसको हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ा हमें पर्याप्त दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे भाई, निर्धारित नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी आंकड़ा पर ऊपर नहीं दिया हुआ। बस इतना दिया है कि 310 रन बनाए हैं टोटल। ठीक है, तो ये है, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर सभी ये बोलता ना, ये अगर ये बोलता कि भाई सभी खिलाड़ियों ने 310 रन बनाए हैं, और जो अपने, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि सभी खिलाड़ियों ने 310 रन बनाए, सभी ने बनाए 310 रन, और कैप्टन ने, अगर ये बोलते ना कैप्टन ने कितने बनाए, कैप्टन ने 30 रन ज्यादा बनाए सभी खिलाड़ियों के औसत से, 30 रन ज्यादा सभी के औसत से, सभी के औसत से, तब तो हम कर लेते, सभी के औसत से तब तो हम कर लेते इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे पास में सभी का डाटा दे रखा 310, और उसमें कैप्टन का मतलब सबसे डिवाइड करने के बाद में 30 माइनस करते, और 30 माइनस करके सबको डिवाइड कर लेते, और हमारे पास में कैप्टन का आंकड़ा जो है वो आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 अन्य खिलाड़ी है ना, उनका औसत दे रखा है, तो यहाँ पर कोई भी डाटा ऐसे परफेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये लास्ट सवाल और देख लो, 80 वाला। ठीक है भाई, लास्ट सवाल और देख लो भाई। ये देखो भाई, 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर। उनकी जो औसत उम्र है 52 साल। तो हमारे पास में कुल उम्र कितनी होगी
पी प्लस में क्यू प्लस में आर, 52 गुणा में 3। तो हमारे पास में पहली इक्वेशन आ जाएगी। यदि एक चौथा बंदा आ गया एस, तो उनकी औसत आयु जो है ना 4 साल कम हो गई, मतलब पहले 52 थी तो अब हो जाएगी 48। तो 4 हमारे पास में कितना, पी प्लस में क्यू प्लस में आर प्लस में एस आने से अब पहले 52 थी उससे 4 कम कर दो 48, टोटल हो गई ये। तो हमारे पास में यहाँ पर हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या पूछा है, हमें पूछा है भाई यदि टी है एक बंदा, यदि टी है जिसकी आयु जो है ना वो एस की अपेक्षा 8 वर्ष कम है, तो देखो भाई सबसे पहली बात इनको सोल्व करके आप यहाँ से एस निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे एस। तो यहाँ पर हमारे पास में एस आ जाएगा इजीली। अब हमारे पास में टी निकालना है, तो टी क्या आएगा, टी जो है ना वो एस की आयु से 8 साल छोटा होगा। तो जो भी उम्र आएगी, मतलब टी की उम्र कितनी आएगी, तो टी की जो उम्र आएगी ना वो आएगी एस में से 8 साल कम कर देना। तो यहाँ से आपके टी भी आ जाएगा भाई। अब क्या करना है, अब पूछा है कि भाई पी की जगह कौन आ जाए, पी की जगह आ जाए अपना, ठीक है, टी आ जाए। पी की जगह कौन आ जाए, पी की जगह अपने आ जाए टी, तो टी को रख देना पी की जगह, ठीक है। और क्या बोला है, क्यू आर एस व टी की जो औसत उम्र है ना वो पुनः 4 वर्ष कम हो जाती है, तो पी की आयु बताओ। तो भाई देखो ये टी की वैल्यू जो है ना, ये टी की जो वैल्यू आए वो कहाँ रखोगे, तो वो रखोगे आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे टी की उम्र रख देना। तो टी रखने से क्या होगा, हमारे पास में जो है ना यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस में क्यू प्लस में आर, उसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें एक बात और बोली है, क्यू आर एस एवं टी की जो औसत आयु जो है ना वो पुनः 4 वर्ष कम हो जाती है। तो हमारे पास में क्या है, देखो क्यू हमारे पास में ये रहा, आर हमारे पास में ये रहा, एस हमारे पास में ये रहा, और टी आ चुका है इस पी की जगह पर, टी आ चुका है इस पी की जगह पर। और अपनी जो उम्र जो है ना वो कितनी कम हो गई, तो वो 4 कम और हो गई। तो हमारे पास में एक इक्वेशन और बन जाएगी, टी प्लस में क्यू प्लस में आर प्लस में एस बराबर 48 में से 4 कम कर लो 44 गुणा में 4। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, टी की वैल्यू पहले से दे रखी है, ठीक है, टी की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास में क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी और एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है, एस की वैल्यू भी हमें पास में पहले से दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास में क्यू और आर की वैल्यू आ जाएगी। जो क्यू और आर की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में रख देना भाई, यहाँ पे रख देना। तो हमारे पास में पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कर लेना भाई। अगर चाहे तो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है भाई, 1 मिनट लगेगी, समझ जाओ इसको। 3 व्यक्ति हैं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर, उनकी औसत उम्र है 52 साल। तो कुल उम्र होगी 52 गुणा में 3। तो यहां से मैंने सोल्व किया तो हमारे पास में कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको और कर लेता हूँ, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 156 आ गया भाई। तो यहाँ पे 156 आ गया, 156 आ गया भाई। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। लास्ट सवाल है ये, ध्यान से सुन लो, ठीक है। चौथा आदमी आया एस, उसको भी शामिल कर लिया गया। तो भाई चौथा आदमी आया तो हमारे पास में आ गया पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर हो गया और एक एस हो गया। चौथा आदमी आने से क्या हुआ, उसकी औसत आयु जो है वो 4 कम हो गई। मतलब पहले कितनी थी, पहले 52 थी, तो अब 4 कम करोगे तो 48, तो 48 आ गई। कुल उम्र कितनी होगी, तो 48 गुना में 4। तो यहाँ पे आप करोगे तो 8 चौके 32 और यहाँ पे 4 16 19, 192। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की जो वैल्यू है वो आ गई 192। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 192। हमारे पास में 2 इक्वेशन तो ये आ गई। अब आगे क्या बोला है, तो आगे हमें बोला है कि भाई एक बंदा है ना, यदि टी जो है ना जिसकी आयु एस की अपेक्षा 8 साल कम है, कोई बात नहीं, पहले इन दोनों से हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम इसमें माइनस करेंगे तो पी क्यू आर से काट देंगे, यहाँ पे एस आ जाएगा। और 192 में अगर 156 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा कितना, तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा, 44। अच्छा पूरा सोल्व कर लिया क्या, यहाँ पे देखो भाई 6 हमारे पास में ये आएगा और यहाँ पे आएगा 3। तो एस की वैल्यू हमारे पास में आ गई 36। अब बोला क्या है, जो टी है ना वो एस की अपेक्षा 8 साल छोटा है। तो टी कितना आएगा, टी भाई 8 और कम कर दो,
तो 36 में से अगर आप 8 कम करोगे तो टी की उम्र आ गई 28 साल। हमारे पास में टी की उम्र आ गई, एस की उम्र आ गई। पूछा क्या है, तो इसने एक बात बोली है कि यदि पी को, यहां पे सुनो इस बात को पढ़ो दोबारा से। इस बात में क्या बोला है कि भाई टी जो है ना, उसकी आयु जो है वो एस से 8 साल कम है और उसे पी की जगह पर प्रतिस्थापित कर दें। मान लीजिए टी को हम रख लेते हैं यहाँ पे, टी को हमने यहाँ पे रख दिया भाई, ठीक है। तो हमने टी क्यों रख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा टी और बाद में बन जाएगा क्यू और बाद में बन जाएगा आर और बाद में बन जाएगा एस। हमने कर दिया चेंज। अब क्या बोला है कि अगर टी को पी की जगह ले आए तो हमारे पास में क्यू आर एस एवं टी की जो औसत आयु है ना वो पुनः 4 साल कम हो गई। मतलब की बात यह है कि हमारे पास में जो 48 आई थी ना, 52 में से 4 कम किया था, 52 में से 4 कम किया तो 48 आई थी। तो अब 48 में भी 4 कम हो गई तो मतलब 44 बन गई। तो 44 गुना में 4 कर दो भाई, 44 गुना में 4 कर दो तो यहाँ पे आएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 176। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 176। 176। अब मेरे पास में क्या है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 28 है, 28 रख दी, प्लस में क्यू प्लस में आर और एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू है मेरे पास में 36। तो यहाँ पे आ गया 176। सोल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मेरे पास में क्यू प्लस में आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर मैं 8 माइनस करोगे इसमें तो यहाँ पे 8 और 6 14 और 3 तो 5 एक 6। तो यहाँ पे मैं इसको और माइनस करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 112। तो Q और R की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास में आ चुकी है 112। तो 112 को रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने रख दिया Q और R की जगह 112। तो 112 मैंने रखा तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी 156 में से 112 कम, तो हमारे पास में आएगी 44। तो 44 हमारा सही आंसर है। आज हमारा एवरेज का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। एवरेज का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया भाई आज, ठीक है भाई। तो कुल मिला के मुझे मतलब आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक जो है ना वो कंसेप्ट छोड़ देना आप, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा कंसेप्ट, अगर 2 डाटा अगर एक साथ में निकले या फिर 2 डाटा एक साथ में जोड़ें, तब वाला जो केस है जो आप नॉर्मल तरीके से करना, उस टाइम पर शॉर्टकट जो हम लगाते थे डेरिवेशन वाला वो यूज मत करना। उसका मैं एक बार दोबारा से अभी क्लास के बाद में चेक कर लूँगा। अगर दोनों के लिए अगर हम कर सकते हैं तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बेसिक तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास में को दोबारा से देख लेना अगर समझ में नहीं आई हो तो। आज हमारा एवरेज का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाहर एवरेज का एक सवाल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसके बाहर अगर ये पढ़ लिया आपने सब कुछ तो इसके बाहर कभी भी आपको एवरेज में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए या फिर एग्जाम में कर ना पाओ। लेकिन समझ में नहीं आया तो अभी बता देना भाई, ठीक है। और अब कल मिलेंगे अपने रीजनिंग के साथ में। रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ेंगे कल, रीजनिंग में कल कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल 11 बजे क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है भाई। अब क्लास को बंद कर देते हैं। बाय, टेक केयर।